Hello friends, welcome to EduShine Law, the best platform for studies of law. If you want to attend our live session and in more detailed discussion, then you can contact in the number given in the description. We give classes for the exams like judicial service and other law exams. Now this is the lecture 4 of a series of lecture we are discussing the criminal procedure code. In the lecture 3, we had discussed about chapter 5 where we have discussed in detail about the provisions related to arrest. Now in this class, in this lecture 4, we are going to discuss in detail about the chapter 6, which deals which extends from section 61 to 90 and which discuss in detail about the summon and warrant. Right. Now this chapter can be divided into these three categories. First, summon. Which extends from section 61 to 69. Second, warrant. Which extends from section 70 to 81. And third, proclamation and attachment. Which extends from section 82 to 86. Right. Now, if you look into section 204, which comes under issue of process by judicial magistrate. If you look at section 204, you will see that the criminal procedure code directs the judicial magistrate to issue summon in a summon case. But in a warrant case, the judicial magistrate is authorized to issue either summon or warrant. तो जो जुडिशियल प्रिंसिपल है वो ये है कि नॉर्मली लोगों की जो लिबर्टी है उसको एब्रिज नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ेगा तो उसकी लिबर्टी को एब्रिज करके वारंट इशू करके उसको अरेस्ट किया जा सकता है. बट द प्रेफर्ड मेथड इज टू एंश्योर हिज प्रेजेंस इन द कोर्ट बाय इशूइंग समन. तो सबसे पहले कोशिश ये किया जाता है कि समन किया जाए. अगर समन फेल हो जाता है, समन से अपीयर नहीं होता है, तो उसके अगेंस्ट वारंट निकलता है, तो वारंट इशू किया जाता है. ठीक है. तो वारंट भी अगर फेल हो जाता है तो उनके खिलाफ प्रोक्लेमेशन निकलता है. ठीक है. और प्रोक्लेमेशन भी फेल हो जाता है तो उनके खिलाफ उनके प्रॉपर्टी अटैच किया जाता है. तो इट इज अ प्रोसेस. राइट. नाउ लेट अस डिस्कस दिस summon. The provisions of summon can be divided into two categories. First category is essentials. ठीक है. और दूसरा समन क्या किया जाता है, सर्विस किया जाता है. तो दूसरा मोड ऑफ सर्विस. सिमिलरली वारंट जो है, वारंट के जो प्रोविजंस है, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है. वन इज एलिमेंट्स और एसेंशियल्स. एंड वारंट को क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है. जैसे समन को सर्विस किया जाता है वैसे वारंट को एग्जीक्यूट किया जाता है. तो इसके लिए मोड ऑफ एग्जीक्यूशन. Right. Now let us see. In essentials, there is this section 61 which gives कि essentials of a summon. समन में होना क्या चाहिए. पहला बोला गया कि it should be in writing.
in duplicate, it should be signed by the presiding officer of the court, and it should bear the seal of the court. Okay, these four essentials are there in a summon, right? Now, with respect to the mode of service, this section 62 to 68 is there. 62 to 68 is there. सेक्शन 62 ये कहता है कि समन हमेशा पर्सनल, ज्यादातर जनरली पर्सनल समन होना चाहिए, पर्सनल सर्विस होना चाहिए, एंड पर्सनल सर्विस बाय अ पुलिस ऑफिसर. दैट इज व्हाट 62 इज अबाउट. सेक्शन 63 कहता है कि अगर किसी कॉर्पोरेशन को समन, कॉर्पोरेशन पे समन भेजा जाएगा तो उनके लोकल ऑफिस पे, उनके मैनेजर के, उनके हेड ऑफिस पे, तो सेक्शन 63 इज रिलेटेड टू सर्विस ऑफ समन इन अ कॉर्पोरेशन, इन अ कॉर्पोरेशन, राइट. अब सेक्शन 64 ये कहता है कि अगर पर्सनल सर्विस फेलियर है, मतलब कि जिसको समन किया जा रहा है वो प्रेजेंट नहीं रहा, तो क्या किया जाता है, उसमें कहा गया कि एनी एडल्ट मेंबर, टू एनी एडल्ट मेंबर ऑफ ए फैमिली ये समन दिया जा सकता है और वो उनको रिसीट देगा, डुप्लीकेट में साइन करके उसको रिसीट करेगा. नाउ विथ रिस्पेक्ट टू द एडल्ट मेंबर ऑफ ए फैमिली ये कहा गया है कि द सर्वेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, राइट. और सेक्शन 65 ये कहता है कि अगर ये भी नहीं हो पाया, ये भी नहीं हो पाया और सर्विस ऑफ समन नहीं किया जा रहा है, कोई प्रेजेंट नहीं है, तो क्या किया जाता है कि उनके घर के, उनकी रेसिडेंस के किसी कॉन्स्पिक्यूअस लोकेशन पे वो सर्विस ऑफ जो समन है उसको अटैच कर दिया जाता है और वो कोर्ट में रिपोर्ट किया जाता है. ठीक है. सेक्शन 66 इज अबाउट समन जब किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को भेजा जाता है, जब किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को समन भेजा जाता है तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को वो भेजा जाता है ताकि वो फैसिलिटेट कर पाए कि जिस दिन उनको समन किया गया है कोर्ट पे वो उस कोर्ट पे प्रेजेंट रह पाए. ठीक है. नाउ सेक्शन 67 एंड 68, सेक्शन 67 and 68 is about summon when the summon is served outside the jurisdiction, outside the jurisdiction of the court. Right. So similarly, in case of warrant, in essentials, there is this section 70, 71, 72, and 73. Right. Section 70 is a general provision. सेक्शन 70 इज अ जनरल प्रोविजन जिसमें यही कहा गया है कि इसमें 3 एसेंशियल्स है. जैसे एसेंशियल समन में 4 एसेंशियल्स था, तो इसमें 3 एसेंशियल्स है. क्या क्या? इट शुड बी इन राइटिंग, इट शुड बी साइंड, इट शुड बियर द सील, राइट, और उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा. सेक्शन 71 कहता है कि कोर्ट चाहे तो उसको एंडोर्स कर सकता है, उसको एंडोर्स कर सकता है रिगार्डिंग बेल. कोर्ट उसको एंडोर्स कर सकता है, जो पुलिस ऑफिसर जिसको भेजा गया है, कि रिगार्डिंग बेल, और उस एंडोर्समेंट में कौन सिक्योरिटी है, कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट किया गया है, किसके नाम पे सिक्योरिटी है, ये सारा कुछ मेंशन किया जाएगा. राइट. सेक्शन 72 ये कहता है कि एक या एक से ज्यादा पुलिस ऑफिसर को ये एग्जीक्यूट करने के लिए डायरेक्शन दिया जा सकता है, और कोई एक जन या एक जन से ज्यादा और सब कोई मिल करके वो वारंट जो है उसको एग्जीक्यूट कर सकता है. एक वारंट तब तक वैलिड रहता है जब तक ना वो एग्जीक्यूट हो जाता है और जब तक ना उसे कैंसिल कर दिया जाता है बाय द कोर्ट. राइट. और सेक्शन 73 ये कहता है कि जब कोई पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, वो किसी दूसरे पर्सन को भी ये डायरेक्शन दे सकता है. बट इन दैट केस वो पर्सन वो वारंट एग्जीक्यूट करके जिसको अरेस्ट करता है वो पुलिस के हवाले सौंप देता है. ठीक है. और उसके बाद पुलिस उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करता है. सो दिस इज द एसेंशियल्स ऑफ वारंट. नाउ विथ रिलेटेड टू मोड ऑफ एग्जीक्यूशन इनसाइड जुरिस्डिक्शन में, इनसाइड जुरिस्डिक्शन में अगर एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए सेक्शन 74, 75
and 76. These are there, and about these sections in the lecture 3 we have explained in detail. Please refer to the lecture 3 of this lecture series. सेक्शन 77 ये कहता है कि किसी एक वारंट को इंडिया के कहीं पे भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है. तो दैट मींस इसका जो एग्जीक्यूशन हो सकता है वो आउटसाइड जुरिस्डिक्शन, कोर्ट के आउटसाइड जुरिस्डिक्शन में भी हो सकता है. ठीक है. तो विथ रिलेटेड टू दिस सेक्शन जो 78 है उसमें क्या कहा गया है कि कोर्ट के पास दो ऑप्शन है. कोर्ट के पास दो ऑप्शन है. या तो अपने ही एरिया के किसी पुलिस ऑफिसर को ये डायरेक्शन दो कि जाके वारंट एग्जीक्यूट करो, या तो फिर जिस एरिया पे ये एग्जीक्यूट करना है वहां के किसी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस या किसी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को बाय पोस्ट ये वारंट भेजो. ठीक है. नाउ इन द लोकल एरिया he can also depute someone for execution of the execution of the warrant, और जो पुलिस ऑफिसर इस लोकल एरिया पे आता है वहां के जो लोकल एरिया के जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है वहां से एंडोर्समेंट लेते हैं. राइट. एंडोर्समेंट लेते हैं, और यहाँ पे अगर ये रूट फॉलो किया गया है तो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो होते हैं वो किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को डेप्यूट करते हैं. अब ये लोग वारंट को एग्जीक्यूट करने के बाद एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रोड्यूस करते हैं. जिसको अरेस्ट किया गया उसको एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है. राइट. और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या तो बेल दे सकता है, अगर वो बेलेबल है तो बेल दे सकता है ऑन हिज पर्सनल बॉन्ड, और वो उसको प्रोड्यूस करता है कोर्ट के सामने. Right. So this is the procedure in relation to the mode of execution outside the jurisdiction, and this has been explained under section 78 to 81. Under these sections, this mode of execution outside jurisdiction has been explained. Right. ये प्रोसीजर उसमें एक्सप्लेन किया गया है. ठीक है. अब जब वारंट भी फेलियर हो जाता है तो उनके खिलाफ प्रोक्लेमेशन जारी होता है. राइट. एंड दैट हैज बीन मेंशन्ड इन सेक्शन 82. सेक्शन 82 में ये कहा गया है कि प्रोक्लेमेशन जब जारी किया जाता है तो क्या कैसे किया जाता है. उनके घर के किसी कॉन्स्पिक्यूअस लोकेशन पे वो अटैच कर दिया जाता है. कोर्ट रूम के किसी कॉन्स्पिक्यूअस लोकेशन पे उसको अटैच किया जाता है, और अगर कोर्ट चाहे तो प्रोक्लेमेशन किसी न्यूज़पेपर में या किसी वेल सर्कुलेटेड जर्नल में पब्लिश भी किया जा सकता है. ठीक है. तो ये कहा गया है सेक्शन 82 में. नाउ सेक्शन 83 कहता है कि अगर प्रोक्लेमेशन से भी वो हाजिर नहीं हुआ, और अगर कोर्ट के सामने ये डर रहता है कि वो अपने प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सकता है या रिमूव कर सकता है, देन द कोर्ट कैन ऑर्डर फॉर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी. तो अब प्रॉपर्टी जो होता है वो मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकता है या इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकता है. राइट. मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए या इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए या तो रिसीवर अपॉइंट किया जा सकता है. ठीक है. या तो फिर उसकी डिलीवरी को रोका जा सकता है, या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए उसको सीज किया जा सकता है, या इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए उसके पोजीशन लिया जा सकता है. तो दिस मोड्स हैज बीन गिवन अंडर सेक्शन 83 कि हाउ टू अटैच अ प्रॉपर्टी. नाउ सेक्शन 84 कहता है कि अगर जब किसी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है तो ऐसा हो सकता है कि किसी दूसरे एक आदमी जिसके खिलाफ कोई वारंट नहीं है उसको कोई ऑब्जेक्शन रहे. क्यों? क्योंकि उनका उस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट है. तो अगर ऐसा है तो विद इन 6 months उसी कोर्ट में वो आदमी जाकर के एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, citing the objection of his interest in the property, or citing his objection to the attachment. Right. Now, if the court takes his decision against the person who has objected, then a suit can be filed in a civil court within 6 months
of taking the decision of the previous court, right, by for establishment of his claim, right. सेक्शन 85 ये कहता है कि अगर जो जिनके खिलाफ प्रोक्लेमेशन जारी किया गया है वो अगर कोर्ट के सामने हाजिर हो जाता है, तब उस उनके प्रॉपर्टी को जो अटैच किया गया है उनको रिस्टोर भी किया जा सकता है और उनको वापस भी किया जा सकता है। लेकिन अगर वो हाजिर नहीं होता है, अगर वो हाजिर नहीं होता है तो सेक्शन 86 ये कहता है, सेक्शन 86 ये कहता है कि अगर वो हाजिर नहीं हो पाता है, ठीक है, तो उनके खिलाफ उनका जो प्रॉपर्टी है उसको सेल भी किया जा सकता है, ठीक है। जैसे अगर 2 साल के अंदर हाजिर नहीं होता है तो उसके प्रॉपर्टी को सेल किया जा सकता है। और सेक्शन 86 ये भी कहता है कि जो अपील होता है वो भी फाइल किया जा सकता है अगर उनके जो रेस्टोरेशन का जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट किया जाता है, राइट। नाउ सेक्शन 87 is a very distinct provision within this chapter। ये कहता है कि कभी कभी जरूरत पड़े तो समन के साथ साथ में ही वारंट जारी किया जा सकता है। जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि जिसके अगेंस्ट समन जारी किया गया है, he will not obey the summon or he has absconded the jurisdiction of the court, right। तो उनके खिलाफ समन के साथ साथ वारंट जारी किया जा सकता है even before the date of his summon, right। So this is all about this chapter 6, where in detail the provisions of summon and warrant has been discussed. Thank you.